हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द लॉ सीकर्स। आज की वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इवेक्शन एक्ट 1973। ये हरियाणा जुडिशरी का सेकंड लोकल एक्ट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि इसको एसेंट कब मिली थी। तो इसमें बताया गया है कि गवर्नर ऑफ पंजाब जो थे उनके द्वारा इसको एसेंट मिली थी 25 अप्रैल 1973। इसको याद करने का सबसे इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ। केशवानंदा भारती का केस तो आप सब जानते होंगे। उसके जजमेंट की जो डेट है वो है 24 अप्रैल 1973। तो उससे एक दिन बाद इस एक्ट को एसेंट मिली थी। अगर आप मेरी तरह क्रिकेट फ़ैन हैं और सचिन सर के फ़ैन हैं तो आपको ज़रूर याद होगा कि उनकी बर्थ डेट भी है 24 अप्रैल 1973। तो उनके बर्थ डेट के अगले दिन इस एक्ट को एसेंट मिली थी। और इसी तरह हमें केशवानंदा भारती के जजमेंट की डेट याद करने का तरीका भी मिल गया, 24 अप्रैल 1973, जिस दिन सचिन सर का बर्थडे आता है। फिर इसमें बताया गया कि इसको फर्स्ट पब्लिश कब किया गया था। इसको 27 अप्रैल 1973 में पब्लिश किया गया था। हरियाणा का जो गैजेट है, जो गवर्नमेंट का गैजेट आता है हरियाणा का, उसमें पब्लिश किया गया था इसको सबसे पहले। फिर इस एक्ट को बनाया क्यों गया था? इस एक्ट को बनाया गया था ताकि रेंट की बढ़ती जो रेट्स है ना उनको कंट्रोल किया जा सके, और टीनेंट्स के एविक्शन की जो प्रोसेस है उनको हटाने के लिए जो प्रोसेस है उसको भी रेगुलेट करने के लिए एक्ट बनाया गया है। फिर आगे बताया गया है सेक्शन 1 के अंदर शॉर्ट टाइटल क्या होगा। ये बताया गया हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1973। फिर इसमें आगे बताया गया कि ये एप्लीकेबल कहाँ तक होगा। इसमें बताया गया कि ये पूरे हरियाणा पे एप्लीकेबल होगा, लेकिन जो छावनी का एरिया है, कंटोनमेंट एरिया जो होते हैं, वहाँ पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। और जिन बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन इस एक्ट के लागू होने पर या उसके बाद में हुआ है तो उनके ऊपर ये जो एक्ट है वो 10 साल तक एप्लीकेबल नहीं होगा, उनको 10 साल की छूट मिलेगी। फिर डेफिनेशंस पे आ जाते हैं। इसमें डेफिनेशन में सबसे पहले बताया गया बिल्डिंग क्या होती है। इसमें बताया गया कि सभी बिल्डिंग्स जिनको रेंट पर दिया हुआ है, भले ही जिस पर्पज़ के लिए दिया है उस पर्पज़ के लिए वो बिल्डिंग यूज़ हो रही है या नहीं। इसमें बताया गया क्या क्या इंक्लूड करते हैं। ये कह रहा है कि उस बिल्डिंग से लगी हुई, उस बिल्डिंग से सटी हुई कोई भी अगर लैंड है, कोई गोडाउन है, कोई आउट हाउस, गार्डन, या फिर कोई कुआं है या टैंक्स है, वो सब भी उस बिल्डिंग के डेफिनेशन के अंदर इंक्लूडेड होंगे। या फिर उसके साथ में, उस बिल्डिंग के साथ में अगर कोई फर्नीचर दिया गया है, कोई फिटिंग जैसे लाइट फिटिंग वगैरह है ये सब, या फिर कोई मशीनरी अगर इंस्टॉल्ड है, कोई मोटर इंस्टॉल्ड है, ये सब भी उस बिल्डिंग के अंदर इंक्लूड की जाएगी। आगे बताया गया है क्या क्या इंक्लूड नहीं होता। इसमें कह रहा है कि रेंट पे अगर कोई होटल लिया हुआ है आपने, या फिर कोई हॉस्टल आपने रेंट पे ले रखा है, या बोर्डिंग हाउस आपने रेंट पे ले रखा है, तो वो प्रीमाइस जो है वो बिल्डिंग की डेफिनेशन में नहीं आएगी इस एक्ट के तहत। फिर आगे बताया गया है कंट्रोलर कौन होता है। तो कंट्रोलर वर्ड है, आप आगे बहुत सुनेंगे इस वर्ड को। इसमें बताया गया कि ऐसा व्यक्ति जिसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है कंट्रोलर के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, उसको हम कहेंगे कंट्रोलर। फिर आगे बताया गया कि लैंडलॉर्ड कौन होगा। इसमें ये बोला है कि उस समय के लिए जो जो व्यक्ति रेंट लेने के लिए ऑथराइज है, या फिर भले ही वो खुद ले रहे हैं या फिर भले ही वो खुद के लिए ले रहे हैं या फिर किसी और के बिहाफ पे ले रहे हैं, जैसे कोई गार्जियन हो गया, कोई ट्रस्टी रिसीवर ही हो गया, ये किसी दूसरे के बिहाफ पे लेते हैं, तो इनको भी लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। फिर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। ऐसा टीनेंट जो कि सबलेट कर रहा है किसी बिल्डिंग को और रेंटेड लैंड को, आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे लिया, फिर कोई लैंड आपने रेंट पे दिया, अगर आप उसको सबलेट कर रहे हो तो आप जो टीनेंट हो आप भी लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में आएंगे। फिर आगे बताया गया नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग क्या होगी। इसमें बोला है कि ऐसी बिल्डिंग जो कि काम में ली जा रही है मेनली फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस, या फिर उसका कुछ हिस्सा तो बिजनेस या ट्रेड के लिए लिया जा रहा है और कुछ हिस्सा रेजिडेंस के लिए लिया जा रहा है, लेकिन ये इस शर्त के अधीन में रहते हुए कि जो बिजनेस व्यक्ति कर रहा है ना वही उस बिल्डिंग के अंदर रिसाइड करेगा। अगर ऐसा होता है तो उस बिल्डिंग को नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग करार कर दिया जाएगा। फिर इसके प्रोविजन में बताया है कि अगर बिल्डिंग अलग अलग व्यक्तियों को बिजनेस या रेजिडेंस के लिए दे रखी है तो रेजिडेंस वाले पोर्शन को नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं माना जाएगा। मतलब एक व्यक्ति को तो आपने ट्रेड के लिए दे रखी है और दूसरे व्यक्ति को आपने रिसाइड करने के लिए कर रखी है, तो वो पूरी बिल्डिंग जो है ना वो नॉन रेजिडेंशियल नहीं होगी। ये याद रखना है कि जिस व्यक्ति को बिजनेस के लिए दिया है अगर वही रेजिडेंस के लिए रख रहा है उस हिस्से को, तभी उस बिल्डिंग को नॉन रेजिडेंशियल माना जाएगा। फिर आगे एक्सप्लेनेशन में ये बताया है कि जहाँ पे बिल्डिंग मेनली बिजनेस या ट्रेड के लिए दी गई है और एक छोटा सा हिस्सा रेजिडेंस के लिए काम में आ रहा है तो उस पूरी बिल्डिंग को नॉन रेजिडेंशियल मान लिया जाएगा। फिर आगे बताया गया प्रिस्क्राइब्ड, जो कि इस एक्ट के रूल्स के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड, उसको हम प्रिस्क्राइब्ड बोलेंगे। रेंटेड लैंड क्या होता है।
ऐसा लैंड जो कि स्पेसिफिकली बिजनेस या ट्रेड के लिए लेट आउट किया गया है, किराए पे दिया गया है, उसको कहते हैं रेंटेड लैंड। आगे बताया गया रेजिडेंशियल बिल्डिंग कौन होगी, तो सिंपल सा बताया गया जो बिल्डिंग नॉन रेजिडेंशियल नहीं है वो बिल्डिंग रेजिडेंशियल है। फिर आगे बताया गया टीनेंट कौन होगा, तो इसमें बोला है कि जो व्यक्ति जिसके बिहाफ पर या खुद उस बिल्डिंग या रेंटेड लैंड के लिए रेंट भर रहा है, या तो खुद रेंट भर रहा है या उसके बिहाफ पे कोई व्यक्ति अगर रेंट भर रहा है, तो वो दोनों टीनेंट होंगे। अब इसमें क्या कौन कौन व्यक्ति शामिल होंगे, बताया कि इसमें शामिल है वो सभी व्यक्ति जो अपनी टीनेंसी के खत्म होने पर भी पोजीशन में है, ठीक है, ये सब व्यक्ति भी टीनेंट के अंदर आएंगे। फिर और ऐसे व्यक्ति जिसकी मृत्यु के बाद उसके ऐसे एयर्स जो उसके साथ में रह रहे थे वो भी टीनेंट कहलाएंगे। मतलब कोई व्यक्ति है उसके साथ उसकी फैमिली रह रही थी, जो उसके एयर्स थे वो साथ में रह रहे थे, तो जो टीनेंट मेन टीनेंट था उसकी डेथ होने के बाद में जो उसके जो एयर्स है ना उसके साथ रह रहे थे उनको भी टीनेंट मान लिया जाएगा। फिर इसमें बोला है कि टीनेंट के अंदर इंक्लूड कौन कौन नहीं होगा, ऐसा व्यक्ति जो टीनेंट के बोलने पर उस प्रॉपर्टी में रह रहा है लेकिन उस टीनेंट ने लैंडलॉर्ड की रिटर्न कंसेंट नहीं ली है। मतलब आपने लैंडलॉर्ड की रिटर्न कंसेंट के बिना अगर किसी व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी में ऑक्यूपाई कर रखा है, उस बिल्डिंग के अंदर ऑक्यूपाई कर रखा है, तो वो व्यक्ति टीनेंट नहीं होगा। आगे बताया ऐसे व्यक्ति जिसे किसी पब्लिक मार्केट, कार स्टैंड या दुकान से किराया या फिर लगान लेने के लिए व्यवस्थित किया गया, जिस व्यक्ति को किसके द्वारा, म्युनिसिपैलिटी के द्वारा, ऐसे व्यक्ति को भी टीनेंट नहीं माना जाएगा। अब आगे बताया गया अर्बन एरिया क्या होगा। अर्बन एरिया में वो सब एरियाज आएंगे जो कि म्युनिसिपल कमिटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी या फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एडमिनिस्टर किया जा रहा है, या फिर वह एरिया जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अर्बन एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है उसको हम कहेंगे अर्बन एरिया। सेक्शन 3 के अंदर एक्सेप्शंस बताई गई है। इसमें बताया गया कि स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ये बोल सकती है कि कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग या रेंटेड लैंड या उनकी क्लास जो है वो इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन के अंदर नहीं आएंगे। ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एग्जाम कर सकती है बाय गेजेट नोटिफिकेशन। सेक्शन 4 के अंदर बताया गया है कि रेंट कैसे डिटरमाइन होगा, फेयर रेंट कैसे डिटरमाइन होगा। इसमें बोला है सबसे पहले तो कंट्रोलर फिक्स करेगा फेयर रेंट को, ठीक है। आगे बताया गया है लैंडलॉर्ड या टीनेंट की एप्लीकेशन के ऊपर ही फिक्स किया जाएगा, ये भी ठीक बात है। कब, इंक्वायरी होल्ड करने के बाद, एप्लीकेशन दी लैंडलॉर्ड और टीनेंट ने, उसके बाद में कंट्रोलर एक इंक्वायरी होल्ड करेगा और उसी के बाद में एक फेयर रेंट डिसाइड करेगा। और ये एप्लीकेबल कब से होगा रेंट, ये रेंट एप्लीकेबल होगा जिस दिन एप्लीकेशन मूव करी गई थी ना, उस दिन से माना जाएगा कि रेंट एप्लीकेबल है। फिर ये बताया गया कि फेयर रेंट जब डिसाइड किया जाएगा ना, उससे पहले कंट्रोलर एक बेसिक रेंट डिसाइड करेगा, जो क्या होगा। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि जिस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 31 दिसंबर 1961 से पहले पूरा हो चुका हो, या फिर इस तारीख से पहले कोई लैंड लेट आउट किया गया था, तो सन 1962 से नए टीनेंट से उस लोकेलिटी में जो रेंट लिया जाएगा ना, उसी को बेसिक रेंट माना जाएगा। फिर बताया गया जिस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 31 दिसंबर 1961 के बाद पूरा हुआ, या फिर जो लैंड इस तारीख के बाद लेट आउट किया गया है ना, तो जो रेंट एप्लीकेशन की तारीख से पहले लैंडलॉर्ड या टीनेंट के द्वारा रेंट फिक्स कर दिया गया था, और अगर कोई रेंट तय नहीं किया गया था तो उस समय लोकेलिटी में जो रेंट प्रिवेलेंट था उसी को बेसिक रेंट मान लिया जाएगा। फिर बताया गया है कि फेयर रेंट जब डिसाइड करेंगे तो उस टाइम जो कंट्रोलर है ना, वो जो हमने बेसिक रेंट डिसाइड किया है सबसेक्शन 2 के अंदर, उसके अंदर इंक्रीज या डिक्रीज अलाउ कर सकता है, लेकिन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस के अंदर 25% से ज़्यादा का उतार या चढ़ाव वो अलाउ नहीं करेगा। और ये लागू कब से होगा, ये लागू तब से होगा जिस दिन से रेंट एग्री किया गया या फिर डेट ऑफ एप्लीकेशन जो थी उस दिन से ये लागू होगा। फिर आगे बताया गया कि भले ही ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रेस्ट्रिक्शन एक्ट 1949 जो आया था उसके तहत फेयर रेंट डिसाइड हो चुका है, ठीक है, लेकिन ये बात, ये जो फेयर रेंट डिसाइड हुआ, ये बात इस एक्ट के तहत लैंडलॉर्ड या टीनेंट को नया फेयर रेंट फिक्स करने से नहीं रोकेगी। अगर आपने उस समय कर दिया था तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा से इस एक्ट के तहत भी करवा सकते हो। फिर ये बताया जा रहा है कि कंट्रोलर जो है ना, वो बोल सकता है पार्टीज को आप एक काम करो, समझौता कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ करके एक फिक्स कर लो रेंट, और वही रेंट हम आपके ऊपर लागू कर देंगे। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि ऐसा जो रेंट फिक्स किया है पार्टीज़ ने, वो उन पार्टीज़ के ऊपर या उनके जो एयर्स ना उन्हीं के ऊपर लागू होगा, उस लोकेलिटी में और किसी के ऊपर लागू नहीं होगा। फिर सेक्शन 5 के अंदर बताया गया कि वो जो फेयर रेंट डिसाइड किया गया उसके अंदर क्या रिवीजन हो सकता है, क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो इस पर जनरली बताया गया कि अगर सेक्शन 4 के तहत अगर कोई रेंट फिक्स कर दिया गया है, कोई फेयर रेंट फिक्स कर दिया गया है, तो उस डिसीजन से अगले 5 साल तक ना तो उस रेंट के अंदर घटोती होगी ना उसके अंदर बढ़ोतरी होगी। फिर प्रोविजो के अंदर ये बताया गया है कि ऐसे केसेस के अंदर इंक्रीज करना अलाउ होगा जहाँ पर लैंडलॉर्ड के एक्सपेंस पे कोई एडिशन किया गया है उस बिल्डिंग या फिर लैंड के ऊपर, कोई ऑल्ट्रेशन किया गया है, कोई इंप्रूवमेंट कराया गया है, और ये बताया गया कि अगर वो बिल्डिंग या फिर लैंड टीनेंट की ऑक्यूपेशन में है, और अगर ऐसे टीनेंट की
रिक्वेस्ट के ऊपर ही ये सब कराया गया, एडिशन या इंप्रूवमेंट कराया गया है, तो उसमें जो है वो एक्सपेंस जो है वो ऐड कर सकते हैं और जो रेंट है उसको बढ़ा सकते हैं। फिर आगे बताया गया कि डिक्रीज़ कब कराया जा सकता है, तो इसमें बताया कि डिक्रीज़ उसी सूरत में कराया जा सकता है जब एकोमोडेशन या उसकी जो इम्यूनिटी थी उसमें डिक्रीज़ आया हो। फिर बताया गया कि ये जो इंक्रीज और डिक्रीज से रिलेटेड अगर डिस्प्यूट हो सकता है वो डिसाइड कौन करेगा, तो यहाँ पे बताया गया कि उसका डिसीजन भी है वो भी कंट्रोलर ही करेगा। फिर सेक्शन 6 के अंदर बताया गया है लैंडलॉर्ड नॉट टू क्लेम एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ फेयर रेंट। इसमें बताया गया है कि लैंडलॉर्ड जो वो प्रीमियम या फिर किसी दूसरे पेमेंट के तौर पर रेंट के एडिशन में कुछ भी क्लेम नहीं करेगा टीनेंट से, लेकिन ये बोला गया कि एडवांस रेंट ले सकता है लेकिन 1 महीने तक का ही लेगा। आपको अगर रेंट लेना है एडवांस में तो आप 1 महीने तक का ही रेंट ले सकते हैं टीनेंट से। फिर बताया गया कि अगर फेयर रेंट के एडिशन में अगर कोई दूसरे सम के पेमेंट का एग्रीमेंट कर लिया दोनों पार्टीज़ ने, ये भी तो हो सकता है ना दोनों एग्री कर ले कि हाँ ठीक है मैं एक्स्ट्रा में दे दूंगा, तो ये बताया गया ऐसा जो एग्रीमेंट है वो नल एंड वॉइड होगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब सेक्शन 6A के अंदर डिपॉजिट ऑफ रेंट के बारे में बात की गई है। इसमें बताया गया कि अगर कोई लैंडलॉर्ड रेंट रिसीव करने से या रिसीव करने की रिसिप्ट देने से मना करता है ना, तब टीनेंट जो है वो कंट्रोलर को अप्लाई कर सकता है कि आप मुझे रेंट आपके ऑफिस में जमा कराने की परमिशन दी दीजिए, और उसके बाद कंट्रोलर जो है परमिशन देने के बाद रेंट रिसीव कर लेगा। फिर ये बताया गया है कि रिसीव तो करेगा लेकिन ऐसे रिसीव करने से पहले वो जो एप्लीकेंट है, वो जो टीनेंट है, उसको एग्जामिन करेगा और अगर लगे कि हाँ सफिशिएंट कॉज है एप्लीकेशन का, और फिर बताया गया है कि आगे एक नोटिस दिया जाता है, उस नोटिस की अगर फीस जमा कर दी टीनेंट ने तो वो रिसीव कर लेगा उस पेमेंट को। फिर बताया गया है कि अगर सब सेक्शन 1 के अगर रेंट रिसीव कर लिया कंट्रोलर ने, तो ऐसा माना जाएगा कि लैंडलॉर्ड ने वो रेंट रिसीव कर लिया है, लैंडलॉर्ड को जमा करा दिया गया है टीनेंट के द्वारा। फिर बताया गया है कि ऐसा रेंट जो है वो जमा कर लेने के बाद में कंट्रोलर जो है वो लैंडलॉर्ड को नोटिस देगा ऐसे रिसीव करने की, और फिर जो अमाउंट है उसने जो रिसीव किया है वो उस लैंडलॉर्ड को पे कर देगा। फिर सेक्शन 7 में बताया गया है कि ऐसा रेंट जो पे नहीं करना था लेकिन पे कर दिया गया है उसको रिकवर भी कराया जा सकता है। इसमें बताया गया है जहां इस एक्ट के कमेंसमेंट होने से पहले या उसके बाद में कोई अमाउंट पे कर दिया गया है और ऐसा अमाउंट इस एक्ट के प्रोविज़न के कारण पे नहीं करना था, मतलब इस एक्ट के अंदर ऐसे प्रोविज़न है जिसके होते हुए उस अमाउंट को पे नहीं करना था, तो ऐसे सम का जो पेमेंट हुआ है उसके 6 महीने के भीतर उस अमाउंट को रिकवर किया जा सकता है। और ऐसी रिकवरी वो किसके द्वारा होगी, टीनेंट के द्वारा रिकवरी होगी, और लैंडलॉर्ड या लैंडलॉर्ड के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनसे रिकवर कर सकता है। फिर ये बताया गया कि टीनेंट अगले 6 महीने तक अपने द्वारा दिए जाने वाले रेंट में कटौती कर सकता है, और उसने जो अमाउंट पे कर दिया जिसको पे नहीं करना था वो रिकवर कर सकता है, या तो पूरा अमाउंट उनसे ले ले या आगे जो रेंट दिया जाने वाला है ना उसमें से कटौती कर दे। फिर बताया गया है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन क्या होगी। इसमें बोला है कि CPC के तहत लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन यहाँ ली जाएगी, और उसके अंदर कौन इंक्लूड होगा, जॉइंट फैमिली जिसका वो डिसीज मेंबर था, मतलब जो आदमी मर गया वो जिस जॉइंट फैमिली का मेंबर था उस जॉइंट फैमिली को भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा। फिर सेक्शन 8 के अंदर बताया गया है कि इंक्रीज ऑफ रेंट ऑन अमाउंट ऑफ पेमेंट्स ऑफ रेट्स एटसेट्रा ऑफ लोकल अथॉरिटी। इसमें ये बताया गया है लैंडलॉर्ड एंटाइटल होगा रेंट बढ़ाने के लिए, कब, अगर टीनेंसी के कमेंस होने के बाद में किसी लोकल अथॉरिटी के द्वारा बिल्डिंग या रेंटेड लैंड के ऊपर नई रेट्स या सेस या टैक्स लगा दिया गया हो तो। फिर बताया गया कि जिस रेट से वो सेस या टैक्स बढ़ा है उसी रेट से रेंट भी बढ़ाया जा सकता है, उससे ज़्यादा से नहीं बढ़ाया जा सकता। और ये बताया गया है कि ये जो बढ़ा हुआ जो रेट है, जो रेंट बढ़ा है, वो टीनेंट के द्वारा पेबल होगा लैंडलॉर्ड को, कब, उस दिन से जब से वो रिटर्न नोटिस दे दिया गया लैंडलॉर्ड के द्वारा ऐसी बढ़ी हुई रेट्स का। कैसे, रजिस्टर्ड कवर के अंदर, एक रजिस्टर्ड कवर के अंदर आप नोटिस देंगे टीनेंट को, और जिस दिन से आपने नोटिस दिया उस दिन से वो बढ़ा हुआ रेंट रिकवरेबल आपके द्वारा होगा। फिर आगे बताया गया है कि सबसेक्शन 1 में जो तरीका बता रखा है ना कि इस तरीके से रेंट बढ़ाया जाएगा, उसको छोड़ के किसी भी दूसरे तरीके से रेंट नहीं बढ़ाया जा सकता, भले ही किसी दूसरे एक्ट में या किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो। सेक्शन 9 के अंदर बताया गया है लैंडलॉर्ड जो है वो कुछ एमिनिटीज़, कुछ सुविधाएं प्रोवाइड करेगा टीनेंट को, क्या क्या है देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी द्वारा किसी लोकेलिटी में बिजली, सीवरेज या नल के पानी की सप्लाई मुहैया कराई गई है तो ये लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी होगी कि उस लोकेलिटी के टीनेंट को ऐसी सुविधाओं का लाभ प्रोवाइड करे, क्योंकि वो टीनेंट ऐसे जितनी भी सुविधाएं उनको प्राप्त करने के लिए एंटाइटल होगा। इसमें बताया गया कि अगर लैंडलॉर्ड को टीनेंट के द्वारा रिटर्न रिक्वेस्ट की गई है और ऐसी रिटर्न रिक्वेस्ट के ऊपर 30 दिन के अंदर अंदर एग्री करने में अगर लैंडलॉर्ड फेल करता है या फिर 90 दिन में उपलब्ध कराने में फेल करता है,
तो उस कार्य के लिए टेनेंट कंट्रोलर के सामने अर्जी दे सकता है। वो कंट्रोलर के सामने जाके बोल सकता है कि ऐसे ऐसे करके मैंने एप्लीकेशन दी थी, मैंने रिटर्न उसको बोला था, लेकिन उसने मुझे अभी तक मुहैया नहीं कराई और न ही उसने मेरे को हामी भरी है। फिर आगे बताया गया कि ऐसी एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद में और जांच पड़ताल करने के बाद में कंट्रोलर क्या करेगा, वो टेनेंट को बोलेगा कि आप लैंडलॉर्ड की कॉस्ट के ऊपर ये जितनी भी सुविधाएं है ना वो प्राप्त कर लो, और आप जो रेंट पे करोगे ना उसमें से जितनी भी कॉस्ट लगेगी आपकी वो सब आप काट सकते हो। फिर आगे बताया गया कि आप जो रेंट में से पैसे काटोगे ना वो रेंट का मैक्सिमम 50% काट सकते हो एक बारी में। अगर आपको और काटना तो अगली बारी में काटिए, एक बारी में तो आप मैक्सिमम 50% तक ही काट सकेंगे। फिर बताया गया कि कंट्रोलर ऐसी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है। कब रिजेक्ट कर सकता है, जब उसको ऐसा लगे कि ऐसी मंजूरी देने के ऊपर लैंडलॉर्ड के ऊपर बेवजह का भार चढ़ेगा, या फिर जो फ़ायदा होगा ना वो लैंडलॉर्ड के खर्चे से कम होगा, मतलब नुकसान ज़्यादा है और फ़ायदा कम मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो कंट्रोलर है वो ऐसी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है। फिर इसमें बोला गया है कि कंट्रोलर केस को ध्यान में रखते हुए एमिनिटीज़ और उसके ऊपर खर्च जो होगा ना उसकी लिमिट तय कर सकता है। हर केस की अलग लिमिट होगी, हर केस की अलग सिचुएशन होगी, तो कंट्रोलर केस को देखेगा और इसी के हिसाब से कितनी एमिनिटीज़ दी जाएगी, कितनी सुविधा दी जाएगी और उस पर कितना खर्च किया जाएगा उसकी लिमिट तय करेगा। फिर बताया गया कि जैसे ही टेनेंट उस एमिनिटी को प्राप्त करेगा, सुविधा को प्राप्त करेगा, तो उस सुविधा को प्राप्त करने में जो खर्चा हुआ है ना उसकी डिटेल टेनेंट जो है वो लैंडलॉर्ड को जल्द से जल्द प्रोवाइड करेगा। फिर बताया गया कि एमिनिटी को प्राप्त करने में जो खर्चा हुआ है उसके क्वांटम से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में, तो ऐसे डिस्प्यूट को भी कंट्रोलर ही डिसाइड करेगा, और ऐसा जो है वो सिर्फ एप्लीकेशन के बाद में ही डिसाइड करेगा और इंक्वायरी करने के बाद में ही करेगा। फिर बोला गया है कि एमिनिटीज़ जो प्रोवाइड करी ना उसको प्रोवाइड करने में जो खर्चा हुआ ना उसको जोड़ते हुए लैंडलॉर्ड जो है वो रेंट के ऊपर मैक्सिमम 8% पर एनएम के हिसाब से इंक्रीमेंट करने के लिए एंटाइटल होगा। फिर आगे बताया गया कि ऐसी एमिनिटी को प्राप्त करने के लिए टेनेंट ने अगर कोई प्रीवियस या कोई इनिशियल पेमेंट किया है ना तो वो जो रेंट है वो तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा लैंडलॉर्ड के द्वारा जब तक वो इनिशियल पेमेंट जो किया है वो वापस पूरा वसूल नहीं कर लेता टेनेंट। उसी के बाद में जब वो पूरा पेमेंट हो जाएगा उसी के बाद में रेंट बढ़ाया जा सकता है। फिर आगे बताया गया कि लैंडलॉर्ड जो है ना वो एमिनिटीज़ के साथ छेड़खानी नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। इसमें बोला है कि कोई भी लैंडलॉर्ड बिना किसी जस्ट या पर्याप्त कारण के किसी भी सुविधा को न तो काटेगा और न ही रोकेगा। आगे भी बताया गया कि अगर कोई लैंडलॉर्ड इस धारा के अगेंस्ट काम करता है, मतलब सुविधा को रोकता है या काटता है, तो टेनेंट कंट्रोलर से बाय एप्लीकेशन शिकायत कर सकता है। फिर आगे बताया गया कि अगर एप्लीकेशन प्राप्त होने के बाद में कंट्रोलर को ये पता लगता है कि टेनेंट जो है ना उस सुविधा को भोग रहा था, उस सुविधा को अपने यूज़ में ले रहा था, तो कंट्रोलर ऑर्डर कर सकता है लैंडलॉर्ड को ऐसी एमिनिटी को वापस रिस्टोर करने के लिए। उसको बोल सकता है कि आपने बेवजह इसको रोका है, वापस रिस्टोर करो, वापस उसको भोगने का राइट प्रोवाइड करो। फिर ये बताया गया कि अगर कंट्रोलर को लगता है कि इमीडिएट यूज़ ज़रूरी है ऐसी सुविधा का, तो इंक्वायरी करने के बजाय वो रिटर्न ऑर्डर देगा टेनेंट को, आप एक काम करो सुविधा को रिस्टोर कर लो और फिर बाद में मैं फाइनल एक्सपेंस कौन भरेगा ये मैं आपको फाइनल ऑर्डर के टाइम बता दूंगा, अभी तो आप इमीडिएटली खर्चा कर दो और अपनी सुविधा जो उनको भोगना चालू कर लो। सेक्शन 11 के अंदर बताया गया कि कोई भी व्यक्ति बिना रिटर्न परमिशन के, किसकी, कंट्रोलर की बिना रिटर्न परमिशन के किसी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग को नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकता। फिर सेक्शन 12 के अंदर बताया गया कि अगर लैंडलॉर्ड के द्वारा कोई नेसेसरी रिपेयर कराने में अगर फेलियर होता है तब क्या होगा। इसमें बताया कि अगर कोई स्ट्रक्चर ऑल्ट्रेशन को छोड़कर किसी दूसरे नेसेसरी रिपेयर को कराने में अगर लैंडलॉर्ड फेल करता है तो कंट्रोलर ऐसा निर्देश देने में सक्षम होगा कि ऐसे रिपेयर टेनेंट के द्वारा करा लिए जावे और ऐसे रिपेयर की जो कॉस्ट है वो रेंट में से वसूल की जावे। और ये बोला है कि ऐसा आदेश जो है ना वो टेनेंट की एप्लीकेशन के बाद और इंक्वायरी के बाद में ही दिया जाएगा। फिर वही प्रोविजन में बताया गया कि अगर कंट्रोलर को लगता है कि अर्जेंट रिपेयर ज़रूरी है, इमीडिएट रिपेयर ज़रूरी है, तो वो टेनेंट को बोल सकता है कि आप एक काम करिए, मैं रिटर्न में आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, आप अभी तो रिपेयर करा लीजिए और जो कंडीशन में लगा रहा हूँ उसको ध्यान में रखते हुए अपन फाइनल ऑर्डर देंगे कि एक्सपेंस कौन भरेगा, अभी तो आप इमीडिएटली करा लीजिए। अब बात करते हैं सेक्शन 13 की। सेक्शन 13 के अंदर बताया गया एविक्शन ऑफ टेनेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस एक्ट का, उसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें बताया गया है कि इस एक्ट के प्रोविज़न के अलावा किसी दूसरे तरीके से टेनेंट को एविक्ट नहीं किया जाएगा। अगर कोई लैंडलॉर्ड किसी टेनेंट को एविक्ट कराना चाहता है तो पहले कंट्रोलर को अप्लाई करेगा और ऐसे डायरेक्शन के लिए मंजूरी मांगेगा कि टेनेंट को एविक्ट कर दिया जाए। फिर ये बताया गया कि टेनेंट को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाने के बाद में अगर कंट्रोलर सेटिस्फाइड है कि सबसे पहले क्या,
टीनेंट ने तयशुदा दिन के 15 दिन के भीतर रेंट नहीं चुकाया और अगर कोई दिन तय नहीं हुआ है कि कब चुकाना है, जिस महीने का रेंट आना है उसके अगले महीने की आखिरी तारीख तक अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो ऐसे कंडीशन में उसको एविक्ट किया जा सकता है। आगे बताया गया है प्रोविजन में कि अगर एविक्शन की एप्लीकेशन लगने के 15 दिन के भीतर भीतर टीनेंट अगर रेंट प्रोवाइड कर देता है और साथ ही साथ 8% तक का जो इंटरेस्ट है वो भी चुका देता है और उस एप्लीकेशन की जो कॉस्ट लगी है लैंडलॉर्ड की वो भी अगर चुका देता है, तो ऐसा माना जाएगा रेंट उसके द्वारा चुका दिया गया है। फिर आगे बताया गया है कि एप्लीकेशन लगने से पिछले 3 साल तक का ही आप रेंट वसूल करने के लिए लगा सकते हो। उससे पहले मतलब 3 साल से पहले का अगर कोई एरियर है रेंट में, वो वसूली की आप एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। फिर आगे बताया गया सेकंड कंडीशन क्या है जिसके ऊपर एविक्शन हो सकता है। इसमें बोला है कि टीनेंट ने 1949 का जो एक्ट आया था, ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रेस्ट्रिक्शन एक्ट जो आया था, उसके लागू होने के बाद बिना लैंडलॉर्ड के रिटर्न कंडीशन के 2 काम किए हैं। क्या? सबसे पहले तो कि अपना लीज का जो राइट है ना वो ट्रांसफर कर दिया है किसी व्यक्ति को, और या तो पूरे या किसी एक हिस्से को सबलेट कर दिया। सेकंड, अगर जिस पर्पस के लिए बिल्डिंग दी गई थी उस पर्पस से हट के अगर काम में ले रहा है ना, तब उसको एविक्ट कराया जा सकता है। फिर तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर टीनेंट ने खुद ने या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा ऐसा काम कराया जिससे उस बिल्डिंग या रेंटेड लैंड की वैल्यू कम हो रही है या फिर उसकी यूटिलिटी को मटेरियल इफेक्ट पहुंच रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसको एविक्ट कराया जा सकता है। फिर आगे बताया गया है कि अगर टीनेंट ऐसा काम कर रहा है जिससे उस बिल्डिंग या रेंटेड लैंड के पड़ोसी जो है ना उनको न्यूइसेंस क्रिएट हो रहा है, आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे उनको परेशानी हो रही है, न्यूइसेंस क्रिएट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको एविक्ट कराया जा सकता है। फिर ये बोला गया है कि हिल स्टेशन को, हिल एरिया को छोड़ के अगर कोई दूसरा एरिया है और उस एरिया के अंदर किसी बिल्डिंग को आपने लगातार 4 महीने तक खाली छोड़ा है, 4 महीने तक काम में नहीं लिया, तो आपको भी निकाला जा सकता है। फिर बताया गया कि ये जो 5 कंडीशन है इनको देखते हुए जो कंट्रोलर है वो ऑर्डर कर सकता है कि टीनेंट को निर्देश देगा कि आप लैंडलॉर्ड को पोजीशन में लाए, और कंट्रोलर अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है। फिर बताया गया है कि कंट्रोलर जो है वो टीनेंट को टाइम दे सकता है कि आप लैंडलॉर्ड को पोजीशन में ले आइए इतने टाइम के लिए, और वो चाहे तो दिए हुए टाइम को एक्सटेंड भी कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 महीने इन एग्रीगेट वो बढ़ा सकता है, 3 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। फिर बोला है कि लैंडलॉर्ड जो है वो कंट्रोलर को अप्लाई कर सकता है कि आप उसको डायरेक्शन दो कि मुझे पोजीशन में लाए। अभी बताया गया कि कब करा सकता है, तो ये बोला है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग का अगर केस है तो ऐसे केस में बिल्डिंग उसे खुद के रहने के लिए चाहिए, सबसे पहली बात तो ये, और उस अर्बन एरिया के अंदर वो किसी दूसरी बिल्डिंग में नहीं रहता, और साथ ही साथ 1949 का जो एक्ट आया था, जो ईस्ट पंजाब अर्बन वाला जो हमने एक्ट की बात करी थी, उस एक्ट के आने के बाद बिना किसी रीज़न के आपने बिल्डिंग खाली नहीं करी है, तो ऐसे केस में आप पोजीशन में आने के लिए बोल सकते हो, एप्लीकेशन दे सकते हो। फिर आगे बताएंगे अगर उसको बिल्डिंग अपने बेटे के लिए चाहिए, मतलब बेटे को ऑफिस खोलना है या कंसल्टिंग रूम खोलना है, किसके लिए कि वो एडवोकेट है या फिर कोई क्वालिफाइड आर्किटेक्ट है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है या रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है। कौन से एक्ट? पंजाब मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, या पंजाब आयुर्वेदिक एंड यूनानी प्रैक्टिशनर एक्ट के तहत, या फिर पंजाब होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर एक्ट के तहत अगर वो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है और वो अपनी कंसल्टेंसी खोलना चाहता है, तो उस रीज़न के लिए उसको एविक्ट करके और उस पोजीशन उसको दिलवा सकता है। फिर ये भी बताया गया कि अगर उसको उसके बेटे के रेजिडेंस के लिए वो प्रॉपर्टी चाहिए, उसका बेटा शादीशुदा है, तो ऐसे उसके रेजिडेंस के लिए भी वो प्रॉपर्टी की पोजीशन लेने के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें प्रोविजन के अंदर बताया गया है कि या तो वो उस अर्बन एरिया के अंदर उसकी बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए कोई दूसरी, या फिर 1949 के एक्ट के आने के बाद में उसने बिना रीजनेबल ग्राउंड उस एरिया में कोई प्रॉपर्टी खाली नहीं करी हो, उसी केस में वो पोजीशन ले सकता है। फिर आगे बताया गया है कि अगर टीनेंट को सिर्फ और सिर्फ इसी रीज़न से वो प्रॉपर्टी की पोजीशन दे रखी थी, टीनेंसी में रखा हुआ था क्योंकि वो उसका सर्वेंट था, उसके यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, इसी रीज़न से अगर रखा हुआ है और टीनेंट अब ऐसे एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, तो ऐसे केस में भी वो पोजीशन के लिए वो अप्लाई कर सकता है। फिर इसमें बताया गया कि जहाँ पे ऐसा जो टीनेंट है था वो वर्कमैन है और उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के प्रोविजन के कॉन्ट्रावेंशन में लैंडलॉर्ड ने निकाला है, तो जब तक उसको निकालने का जो ऑर्डर है, उसका डिस्चार्ज का जो ऑर्डर है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा कंफर्म नहीं किया जाता, तब तक टीनेंट घर खाली करने के लिए लायबल नहीं होगा। फिर आगे बताया गया है कि अगर टीनेंट उसी एरिया में कोई दूसरी बिल्डिंग इरेक्ट कर लेता है या कोई दूसरी बिल्डिंग ऑक्यूपाई कर लेता है जो उसके रेजिडेंस के लिए सफिशिएंट है, तो ऐसे केस में भी लैंडलॉर्ड पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। फिर आगे बताया गया है कि अगर लैंडलॉर्ड जो है वो यूनियन के आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर है और उसको प्रॉपर्टी उसकी फैमिली के रेजिडेंस के लिए चाहिए, और अगर वो इंडियन सोल्जर लिटिगेशन एक्ट के तहत कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कोई सर्टिफिकेट ले आता है कि हाँ उसको चाहिए ये प्रॉपर्टी,
तो वो प्रॉपर्टी खाली करवा सकता है, वो पोजीशन ले सकता है। अब ये बताया गया कि फैमिली कौन होगा, तो फैमिली वो होंगे जो ऑर्डिनरी उस व्यक्ति के साथ रहते थे, उस लैंडलॉर्ड के साथ रहते थे, उस लैंडलॉर्ड के ऊपर डिपेंडेंट थे। आगे बताया गया है कि ऊपर तो हमने बिल्डिंग की बात कर ली, अगर रेंटेड लैंड का केस है और उसकी पोजीशन अगर लैंडलॉर्ड को चाहिए तो तब वो क्या कर सकता है। तो इसमें बताया गया है कि अगर उसके पास उस अर्बन एरिया के अंदर कोई लैंड नहीं है दूसरा, या फिर 1949 के एक्ट के आने के बाद उसने बिना किसी वजह उस लैंड को खाली नहीं किया, तो ऐसे केस के अंदर वो कंट्रोलर को अप्लाई कर सकता है पोजीशन में लाने के लिए। फिर ये बोला गया है कि बिल्डिंग और रेंटल लैंड के दोनों का एक सिमिलर केस भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई निर्देश दिया है और उसके निर्देशानुसार बिल्डिंग वर्क करवाना है या किसी डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट स्कीम के तहत उसको काम करवाना है, और वो जो बिल्डिंग है या जो लैंड है वो ह्यूमन हैबिलिटेशन के लिए सेफ नहीं है, तो ऐसे केस में भी उस प्रॉपर्टी की पोजीशन ले सकता है, उसको खाली करवा सकता है। फिर ये बताया गया कि अगर टीनेंट किसी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए था और जो लैंडलॉर्ड और टीनेंट दोनों के बीच में तय हुआ है, तो जब तक कि वो स्पेसिफाइड पीरियड खत्म नहीं होता तब तक लैंडलॉर्ड एविक्शन के अप्लाई नहीं करेगा, या फिर क्लॉज ए का 5 जो था यूनियन का, हमने आर्म्ड फोर्सेस वाला जो केस था, अगर वो केस नहीं है तब तक वो खाली नहीं करवाएगा जब तक कि वो टाइम एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। फिर आगे बताया गया है कि अगर लैंडलॉर्ड ने स्वयं के ऑक्यूपेशन के लिए या फिर यूनियन आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर होते हुए अपनी फैमिली के ऑक्यूपेशन के लिए या फिर स्वयं के ऑक्यूपेशन के लिए कोई रेंटेड लैंड खाली करवा रहा है, एविक्ट करवा रहा है, तो इस रीज़न से वो कोई दूसरी प्रॉपर्टी या कोई दूसरा लैंड एविक्ट नहीं कराएगा उस अर्बन एरिया के अंदर। ये उसके ऊपर बंदिश लग जाएगी। आपने एक बिल्डिंग खाली करा दी, आपने एक लैंड खाली करा लिया, अब आप कोई दूसरी बिल्डिंग या लैंड को खाली करने के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। फिर आगे ये भी बताया गया कि आपने बेटे के ऑक्यूपेशन के लिए या फिर उसके बिजनेस के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी आपने खाली करवाई है, तो फिर आप दूसरी प्रॉपर्टी खाली नहीं कराएंगे। आप एक ही प्रॉपर्टी खाली करा सकते हो, आप एक बार ही एक बहाना यूज़ कर सकते हो, एक बहाने को आप 2 बार यूज़ नहीं कर सकते। फिर 3A के अंदर बताया गया कि अगर प्रॉपर्टी नॉन रेजिडेंशियल थी तो उसके केस में क्या होगा। ये बताया गया कि अगर वो यूनियन का रिटायर्ड मेंबर था, यूनियन आर्म फोर्सेस का रिटायर्ड मेंबर था, या फिर डिसीज लैंडलॉर्ड का माइनर सन था जब उसकी मृत्यु हुई, और सब उसके निजी कार्य के लिए, स्वयं के कार्य के लिए अगर प्रॉपर्टी चाहिए, तो रिटायर या डिस्चार्ज होने से या फिर मेजॉरिटी जब वो प्राप्त कर लेगा उस तारीख के 3 साल के अंदर अंदर कंट्रोलर को अप्लाई कर सकता है कि मुझे आप प्रॉपर्टी दिला दीजिए, मुझे अब उसकी आप पोजीशन दिला दीजिए और टीनेंट को इन्वेक्ट करवा दीजिए। फिर आगे सेम प्रोविजन आता है कि इस प्रोविजन के तहत आपने कोई प्रॉपर्टी खाली करा ली, तो इस प्रोविजन को यूज में करते हुए आप दूसरी प्रॉपर्टी खाली नहीं कराएंगे, एक बहाना एक बार ही, 2 बार नहीं। फिर आगे ये बताया गया कि अगर कंट्रोलर को लगता है कि लैंडलॉर्ड का जो क्लेम है वो बोनाफाइड है, बहाना नहीं है, तो कंट्रोलर ऑर्डर कर सकता है कि लैंडलॉर्ड को पोजीशन में ला दिया जाए ऐसी तारीख पर जो कंट्रोलर डिसाइड करेगा। और अगर कंट्रोलर सेटिस्फाइड नहीं है और वो उसका बहाना पकड़ लेता है, तो उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। फिर वही बात आती है कि लैंडलॉर्ड को पोजीशन में डालने के लिए टीनेंट को टाइम दिया जा सकता है कंट्रोलर के द्वारा, और अगर कंट्रोलर चाहे तो ऐसे टाइम को एक्सटेंड भी कर सकता है, लेकिन वो जो एक्सटेंशन होगा वो एग्रीगेट में 3 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। फिर आगे बताया गया कि अगर जो एप्लीकेशन है वो यूनियन के आर्म्ड फोर्सेस वाला जो क्लॉज था, AK-5 वाला जो क्लॉज था, उसके तहत अगर है, तो ऐसी एप्लीकेशन को 1 महीने के भीतर भीतर डिस्पोज करने की कोशिश की जाएगी। और अगर लैंडलॉर्ड का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो कंट्रोलर टीनेंट को ऑर्डर देगा कि लैंडलॉर्ड को एक तारीख तक पोजीशन में ला लिया जाए, और ऐसी जो तारीख तय करेगा कंट्रोलर, वो डिसीजन की तारीख से 15 दिन से ज़्यादा नहीं होगी। फिर आगे बताया गया कि अगर पोजीशन सबसेक्शन 3A(1) या 3B के तहत प्राप्त की गई है, और अगर वह उसे ऑक्यूपाई नहीं करता, उस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई नहीं करता, या सब सेक्शन 3A(5) के तहत प्राप्त की गई है और फैमिली ऑक्यूपाई नहीं करती, यूनियन वाला जो केस था उसमें अगर फैमिली ऑक्यूपाई नहीं करती प्रॉपर्टी को, और अगर 3A(2) के तहत बेटे के बिहाफ में स्वयं ने पोजीशन ली है और बेटे ने ऑक्यूपाई नहीं किया, 12 महीने तक, लगातार 12 महीने तक ऑक्यूपाई नहीं किया, या 3A में पोजीशन ली और एक्सक्लूसिव पर्सनल यूज में नहीं लिया 3 साल तक लगातार, या फिर 3C में आपने प्रॉपर्टी प्राप्त करी और दूसरे टीनेंट को आपने पोजीशन में दे दिया, तो जिस टीनेंट को एविक्ट किया गया है वो कंट्रोलर को अप्लाई कर सकता है और बोल सकता है कि मुझे बिल्डिंग से बेवजह निकाला, मुझे रेंटेड लैंड से बेवजह निकाला इन लोगों ने, मुझे वापस आप प्रॉपर्टी की पोजीशन दिला दीजिए, और कंट्रोलर फिर ऐसा ऑर्डर पास कर देगा उसके एप्लीकेशन के ऊपर। मतलब इसमें बेसिकली बताया गया कि आपने प्रॉपर्टी खाली करा ली और आप किस काम में भी नहीं ले रहे, बेवजह खाली करा ली, या फिर आपने एक साल खाली करा के दूसरे को दे दी,
ऐसा थोड़ी चलेगा। तो टीनेट अप्लाई कर सकता है कि मुझे तो आपने बेवजह निकलवा दिया, अब इसको देखिए कि ना तो खुद आ रहा है, ना अपनी फैमिली को ला रहा है, ना अपने बेटे को ला रहा है, और मेरी जगह किसी और को रख दिया, और तो ऐसे कैसे आप मुझे वापस पोजीशन दिला दीजिए। तो कंट्रोलर उसको ऑर्डर कर देगा और वापस पोजीशन में ला देगा। फिर आगे बताया गया कि अगर कंट्रोलर को लगता है कि लैंडलॉर्ड के द्वारा दी गई जो एप्लीकेशन वो फ्रिवलेस है, वैक्सेशियस है, तो उसके ऊपर 500 रुपये मात्र का कंपनसेशन लगा सकता है। फिर 13A के अंदर बताया गया है कुछ स्पेशल एप्लीकेशन उनके डिस्पोजल के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है। वो क्या है? इसमें बताया गया कि ऐसी एप्लीकेशन जो है वो यूनियन के आर्म्ड फोर्सेस से रिटायर होने से 1 साल पहले या 1 साल बाद में, या फिर हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1986 जो अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके पास होने के 1 साल के भीतर लगाई गई है। इनमें से जो भी डेट बाद में आएगी तो सेक्शन 13(3)(a)(1) के ग्राउंड पर जो खुद के ऑक्यूपेशन के लिए प्रॉपर्टी चाहिए थी वो वाला जो ग्राउंड था, तो ऐसी एप्लीकेशन इस धारा के प्रोविजन से गवर्न होगी और इस धारा की प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली डील करी जाएगी। फिर इसके प्रोविजन में बताया गया कि अगर ऐसे लैंडलॉर्ड की डेथ हो जाती है तो उसकी जगह उसकी विधवा, या अगर उसकी विधवा पत्नी की भी डेथ हो जाती है तो उसके बेटे बेटी पोता पोती या उसकी विधवा कोई बहू है, उनके पास वो राइट जो था एविक्ट कराने का जो राइट था वो एक्रू हो जाएगा, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर आगे बताया कि अगर कमेंसमेंट के बाद और अगर रिटायरमेंट से पहले डेथ हो जाती है तो डेथ के 1 साल के अंदर अंदर राइट एक्रू होगा। फिर आगे बताया गया कमेंसमेंट और रिटायरमेंट के बाद डेथ होती है तो रिटायरमेंट से 1 साल के भीतर भीतर राइट एक्रू होगा, और एप्लीकेशन की तारीख से जो पोजीशन रिकवर करने का अधिकार था वो लैंडलॉर्ड का जो था वो एप्लीकेंट के पास आ जाएगा। अब इसमें आगे 1A में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति था या है, क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का एम्प्लॉय या हरियाणा की स्टेट ऑन बोर्ड या कॉरपोरेशन का अगर वो एम्प्लॉय है और उसने अपने रिटायरमेंट के पहले या बाद में 1 साल के भीतर अप्लाई किया, या फिर हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उस एक्ट के आने के 1 साल के भीतर अप्लाई किया है, किसमें सेक्शन 13(3)(a) का फर्स्ट के अंदर अगर अप्लाई किया है तो इस धारा का जो प्रोसीजर है 13A का जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें बोला गया है कि कंट्रोलर जो है ना वो समन्स भेजेगा। इस एक्ट के तहत कुछ फॉर्म्स बताए गए, उस फॉर्म में समन भेजेगा और बुलाएगा टीनेट को। फिर इसमें बोला गया है कि समन भेजने के साथ साथ में रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भी समन भेजेगा वो टीनेट को। कहाँ भेजेगा? जहाँ पर टीनेट या उसका एजेंट रिजाइड करता है या बिजनेस कैरी ऑन करता है, या फिर जहाँ पर आखिरी बार टीनेट रहा था या उसका एजेंट जो रहा था या उसने बिजनेस कैरी किया था। फिर ये बताया कि जहाँ पर एजेंट या टीनेट के द्वारा कोई साइन एक्नॉलेजमेंट कंट्रोलर प्राप्त कर लेता है, या फिर पोस्टल एम्प्लॉय जो है वो एंडोर्स करता है कि टीनेट ने लेने से मना कर दिया ऐसा समन, तो माना जाएगा कि समन सर्व हो चुका है। आगे बताया गया है कि जिस टीनेट के ऊपर समन सर्व हो चुके हैं ना वो एविक्शन के अगेंस्ट प्रे नहीं कर सकेगा। कब तक नहीं कर सकेगा? जब तक कि वो एक एफिडेविट के द्वारा कंट्रोलर को ग्राउंड्स नहीं बताता कि मैं इन ग्राउंड के ऊपर ऑब्जेक्ट करूँगा, और जब कंट्रोलर उसको परमिशन देगा उसी के बाद में वो कंटेस्ट कर पाएगा। फिर ये बताया गया कि अगर वो ऐसी एप्लीकेशन नहीं करता, ऐसा एफिडेविट पेश नहीं करता या कंट्रोलर की जो लीव है वो प्राप्त नहीं करता तो लैंडलॉर्ड द्वारा एप्लीकेशन में लिखे हुए तथ्यों को ही सच मान लिया जाएगा और एप्लीकेंट जो है वो एंटाइटल होगा एविक्शन के लिए और उसको एविक्ट करवा देगा। फिर ये बोला गया कि कंट्रोलर जो है ना वो टीनेंट को लीव ग्रांट कर देगा ऑब्जेक्ट करने के लिए अगर उसके द्वारा बताया गया एफिडेविट के अंदर जो ग्राउंड है उनके बेसिस के ऊपर वो उसको लगता है कि हाँ उसको कंटेस्ट करने का राइट है, उसको वो कंटेस्ट करना चाहिए। फिर बोला गया है कि जहाँ पर कंट्रोलर के द्वारा ऐसी लीव ग्रांट कर दी जाती है टीनेट को तो कंट्रोलर जो है ना वो जल्द से जल्द प्रोसीजर शुरू करेगा ऐसी एप्लीकेशन को सुनने का, एविक्शन की जो एप्लीकेशन है उसको सुनने का। फिर बताया गया कि इस सेक्शन के तहत जो प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है ना वो कौन सा होगा, वो सीपीसी के तहत कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज का जो प्रोसीजर बताया गया है ना वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा ऐसी एप्लीकेशन को सुनने के लिए सेक्शन 13A के तहत। फिर ये बताया गया है कि इस सेक्शन के तहत अगर एविक्शन का या पोजेशन का अगर आपने ऑर्डर प्राप्त कर लिया तो ऐसे ऑर्डर की अपील या सेकंड अपील नहीं की जा सकती। लेकिन आगे बताया गया कि हाई कोर्ट जो है ना वो स्वयं की संतुष्टि के लिए कंट्रोलर के द्वारा पास किए गए ऑर्डर को चेक करने के लिए कि हाँ उसने ऑर्डर सही पास किया है नहीं, ऐसे उसको जांच करने के लिए रिकॉर्ड मंगवा सकती है ऐसी प्रोसीडिंग की और फिर अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास कर सकती है। फिर ये बोला गया है कि हाई कोर्ट के समक्ष अगर रिवीजन की एप्लीकेशन नहीं लगाई गई ना तो कंट्रोलर रिव्यू की पावर एक्सरसाइज कर सकता है अपने खुद के जजमेंट को रिव्यू करने के लिए, जो कि ऑर्डर 47 सीपीसी के अंदर बताया गया प्रोसीजर है ना उसको फॉलो करते हुए वो रिव्यू की जो प्रोसीडिंग है वो पूरी करेगा।
फिर इसमें बताया गया है कि ये एविक्शन की जो एप्लीकेशन है उसका जो प्रोसीजर होगा ना, वो कंट्रोलर के द्वारा एप्लीकेशन को डिस्पोज करने का जो प्रोसीजर था ना, वही होगा, सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। फिर आगे बताया गया है कि इस धारा के अंदर जो लिखी गई बातें ना, उसका इफेक्ट रहेगा इस एक्ट में लिखी हुई किसी भी बात के ऊपर, मतलब इस सेक्शन में लिखी हुई बात प्रिवेल करेगी इस एक्ट में किसी भी और दूसरी लिखी हुई बात के ऊपर। सेक्शन 14 में बताया गया डिसीजंस विच हैव बिकम फाइनल नॉट टू बी रीओपन्ड। सेक्शन 13(2)(3) में अगर एप्लीकेशन लगाई गई और उस एप्लीकेशन के जो पॉइंट्स हैं उनको पहले ही डिसाइड कर दिया जा चुका है फाइनली, तो उस एप्लीकेशन को समरी रिजेक्ट कर सकता है कंट्रोलर। फिर सेक्शन 15 में बताया गया है अपीलेट और रिविजनल अथॉरिटी क्या होंगी। इसमें बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट जनरल या स्पेशल ऑर्डर के द्वारा ऑफिसर या अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकता है इस एक्ट के तहत अपीलेट या रिविजनल पावर को यूज़ करने के लिए। फिर ये बताया गया है कि कंट्रोलर के ऑर्डर की 30 दिन के अंदर अंदर अपील की जाएगी अपीलेट अथॉरिटी के सामने, और अपीलेट अथॉरिटी अगर कोई ज़्यादा टाइम दे देती है, मतलब सुनने के बाद में उनको लगता है कि यार सफिशिएंट कॉज है, मुझे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, तो ज़्यादा टाइम जो दिया है उसके भीतर कंट्रोलर के जो ऑर्डर है उसकी एप्लीकेशन जो है वो लगेगी अपीलेट अथॉरिटी के सामने और वो अपील सुनेगा। फिर ये बताया गया कि हम 30 दिन जो गिनेंगे ना, उस समय को काउंट करने में जो कॉपी प्राप्त करने में टाइम लगा है, आपको जो जानते हैं कि आपको एक सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करनी पड़ती है अपील करने के लिए, तो उस सर्टिफाइड कॉपी को प्राप्त करने में जितना टाइम लगा है उस समय को उस 30 दिन में से हटा दिया जाएगा। फिर बताया गया है कि जिस ऑर्डर की अपील की गई है उस ऑर्डर से कोई अगर कार्यवाही होनी थी तो उस कार्यवाही को भी रोक सकता है अपीलेट अथॉरिटी जब तक कि वो अपील को डिसाइड नहीं कर देता। फिर बताया गया अपीलेट अथॉरिटी कैसे डिसाइड करेगी, वो कंट्रोलर से रिकॉर्ड मंगाएगी, पार्टीज को सुनेगी, और अगर उसको लगता है कोई इंक्वायरी करना ज़रूरी है तो वो इंक्वायरी करने के बाद में ही अपनी अपील डिसाइड करेगा। फिर बताया गया है कि अपीलेट अथॉरिटी और उसके सब्जेक्ट रहते हुए कंट्रोलर का जो ऑर्डर है ना वो फाइनल होगा, और सबसेक्शन 6 में लिखी हुई बातों को छोड़ के उसकी अपील नहीं की जाएगी, किसी भी कोर्ट के अंदर उसको क्वेश्चन में नहीं लाया जाएगा। फिर सबसेक्शन 6 में बताया गया है कि हाईकोर्ट जो है ना वो एज ए रिविजनल अथॉरिटी किसी भी समय स्वयं या एग्रीव्ड पार्टी के एप्लीकेशन के ऊपर मंगा सकती है डॉक्यूमेंट्स, और 90 दिन के भीतर वो अप्लाई करेंगे, या फिर जितना समय हाईकोर्ट देगा एक्स्ट्रा सुनने के बाद में, अगर हाईकोर्ट को लगता है हाँ ज़रूरी है देना समय तो हाईकोर्ट ज़रूरी समय दे सकता है, और 90 दिन से एक्स्ट्रा जितना समय उसके समय के अंदर अंदर आपको रिवीजन के अप्लाई करना होगा। फिर हाईकोर्ट क्या करेगी, रिकॉर्ड मंगाएगी, पार्टीज़ को एग्जामिन करेगी, और फिर उस ऑर्डर की लीगलिटी के ऊपर खुद को संतुष्ट कर लेगी कि हाँ सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, उसके बाद में उसको जो सही लगता है वो ऑर्डर पास कर देगी। इसमें भी ये बताया गया कि 90 दिन जब हम काउंट करेंगे उन 90 दिनों के अंदर सर्टिफाइड कॉपी को प्राप्त करने में जितना समय लगा है उनको काउंट नहीं किया जाएगा। फिर सेक्शन 16 में बताया गया है पावर टू समन एंड एनफोर्स अटेंडेंस ऑफ विटनेस। इसमें बताया गया है इस एक्ट के अंदर अगर कोई अथॉरिटी पावर एक्सरसाइज कर रही है तो उनके पास CPC के तहत कोर्ट को दी हुई सारी पावर होगी, किस सिलसिले में, विटनेसेस को समन करने के लिए, उनकी अटेंडेंस को एनफोर्स कराने के लिए, और डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस कराने के लिए जो पावर कोर्ट के पास है CPC के तहत, वही पावर इस एक्ट के अंदर जितनी भी अथॉरिटीज़ है वो एक्सरसाइज करेगी। सेक्शन 17 बात करता है कॉस्ट, प्रोसीडिंग चलेगी तो कॉस्ट लगेगी ना, कॉस्ट कोई तो पे करेगा, कौन पे करेगा, ये बताएगा कि कंट्रोलर, अपीलेट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी है ना वो डिसाइड करेगी कॉस्ट कौन पे करेगा, किस प्रॉपर्टी से पे की जाएगी, किस हद तक कॉस्ट पे की जाएगी, ये सभी अथॉरिटीज़ फिक्स करेगी। और ऐसा फैक्ट कि उन अथॉरिटी के पास प्रोसीडिंग्स करने का जुरिडिक्शन नहीं है, वो उनको कॉस्ट तय करने से नहीं रोकेगी, उनके पास कॉस्ट तय करने का जुरिडिक्शन तो रहेगा। फिर आगे बताया गया कि अथॉरिटी अगर ऐसा बोलती है कि कोई कॉस्ट पे नहीं करेगा, किसी को कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा ऑर्डर जो है ना उनको राइटिंग में देना होगा और कारण बताना होगा कि भाई क्यों कॉस्ट क्यों पे नहीं की जाएगी, किसी की तो पैसे लगे ना, पैसे खर्च हुए तो कोई ना कोई तो कॉस्ट पे करेगा, बताओ आपने ऐसा डिसीजन क्यों दिया। फिर सेक्शन 18 में बताया गया है ऐसे ऑर्डर का एग्जीक्यूशन, जो ऑर्डर दिया अथॉरिटी ने उनका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। तो इस एक्ट के द्वारा पास हर ऑर्डर का एग्जीक्यूशन उस इलाके के सिविल कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, और ऐसा माना जाएगा कि ऐसा ऑर्डर जो है ना उस सिविल कोर्ट ने ही दिया था, उसी तरीके से वो उसका एग्जीक्यूशन करेगा। फिर ये कह रहा है कि अपील का फॉरम डिसाइड करने के लिए एक जुरिडिक्शन वैल्यू डिसाइड की जाएगी। तो जुरिडिक्शनल वैल्यू क्या होगी, ऑर्डर की डेट से अगले 1 साल तक का रेंट जितना होता है ना वो होगी जुरिडिक्शनल वैल्यू, उसी के ऊपर अपील का फॉरम डिसाइड किया जाएगा। सेक्शन 90 में बताया गया इंस्टीट्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ अपील। ये बताया गया कि अगर एक ही जगह पर एक से ज़्यादा कंट्रोलर है तो एप्लीकेशन उस कंट्रोलर को दी जाएगी जिसको अपीलेट अथॉरिटी ने एक्सरसाइज करने के लिए बोला है। और फिर ये बताया गया कि अगर कंट्रोलर एप्लीकेशन को स्वयं के पास भी रख सकेगा और चाहे तो डिस्पोजल के लिए जो दूसरा कंट्रोलर था उसके पास भी भेज सकेगा।
सेक्शन 20 के अंदर ट्रांसफ़र की पावर्स बताई गई है कि पावर टू ट्रांसफ़र प्रोसीडिंग, ये बताया गया कि हाई कोर्ट एप्लीकेशन प्राप्त होने पर या किसी दूसरे तरीके से भी एक अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष जो प्रोसीडिंग चल रही है ना, उसको दूसरी अपीलेट अथॉरिटी के सामने ट्रांसफ़र कर सकती है। और फिर जिनको ट्रांसफ़र किया गया है ना, वो उनको जो डायरेक्शन दी गई है उन डायरेक्शन को फॉलो करते हुए वो जो मैटर है उसको डिस्पोज करेगी। फिर आगे बताया गया कि अपीलेट अथॉरिटी भी एप्लीकेशन के या स्वयं के ऊपर भी जो प्रोसीडिंग कंट्रोलर के सामने चल रही है ना, वो एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर में ट्रांसफ़र कर सकती है। और जो स्पेशल डायरेक्शन दी गई है इनके अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा, उन डायरेक्शन को फॉलो करते हुए कंट्रोलर जो है उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा। फिर बताया गया ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग एंड फाइलिंग ऑफ अपील्स एंड रिविजन्स अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ सबऑर्डिनेट एंड डिस्ट्रिक्ट जजेस। इसमें बताया गया है कि इस एक्ट में लिखी हुई बातों के मौजूद होते हुए भी, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग रिटर्न अंडर दिस एक्ट, एसडीओ के समक्ष जितनी भी प्रोसीडिंग चल रही है वो कंट्रोलर की तरह सुन रहा था। मतलब जिस एसडीओ के पास कोई प्रोसीडिंग चल रही थी और वो कंट्रोलर की पावर यूज़ करते हुए उन प्रोसीडिंग को सुन रहा था, वो सारी प्रोसीडिंग सबऑर्डिनेट जजेस को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और उसके अपॉइंटमेंट की तारीख से माना जाएगा कि उसके पास वो प्रोसीडिंग चल रही थी। फिर बताया गया है एसडीओ जो कंट्रोलर की तरह काम कर रहा था, उसके ऑर्डर की अपील डिस्ट्रिक्ट जज के सामने होगी और डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर की रिवीजन है वो जो हाई कोर्ट के सामने होगी। फिर ये बताया जा रहा है एसडीओ जो एज ए कंट्रोलर काम कर रहा था, उसकी अपील जो डेप्यूटी कमिश्नर के सामने हो रखी थी वो डिस्ट्रिक्ट जज को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और डेप्यूटी कमिश्नर के ऑर्डर की जो रिवीजन फाइनेंस कमीशन के सामने हो रही थी वो हाई कोर्ट के सामने ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और हाई कोर्ट रिविजनल पावर यूज़ करेगा। फिर सेक्शन 21 में बताया गया है लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट टू फर्निश पर्टिकुलर्स। ये बताया गया है कि लैंडलॉर्ड और टीनेंट जो है ना वो बाउंड हो गए कंट्रोलर के सामने उस बिल्डिंग या रेंटेड लैंड के समक्ष जितने भी पर्टिकुलर्स है ना उनको पेश करने के लिए। अब सेक्शन 22 के अंदर पेनल्टीज बताई गई है कि किसी सेक्शन के कॉन्ट्रावेंशन के ऊपर क्या पेनल्टी लगाई जाएगी। इसमें बताया गया है सेक्शन 8 सबसेक्शन 2, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, सेक्शन 11 और 21 का अगर कॉन्ट्रावेंशन होता है तो 1000 रुपये तक का फाइन लगाया जाएगा और अगर सेक्शन 6A का अगर कॉन्ट्रावेंशन किया जाता है तो 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों लगाए जा सकेंगे। फिर बताया गया कि कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा जब तक कि कंप्लेंट फाइल की गई है कंट्रोलर के सैंक्शन के द्वारा या फिर रिपोर्ट दी गई है इन राइटिंग ऑफ द फैक्ट्स बाय द कंट्रोलर। मतलब कंट्रोलर फैक्ट्स की रिपोर्ट देगा रिटर्न में या फिर कंट्रोलर के सैंक्शन के द्वारा ही कंप्लेंट फाइल की जाएगी किसी कोर्ट के अंदर। उसके अलावा कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा किसी भी मैटर का। सेक्शन 23 के अंदर बताया गया कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होगी कोई भी रूल्स बनाने की। फिर सेक्शन 24 में बताया गया रिपील एंड सेविंग्स। इसमें बताया गया कि ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रेस्ट्रिक्शन एक्ट 1949 को रिपील किया जाता है, मगर इस रिपील के चलते जो प्रोसीडिंग चल रही थी, जो पेंडिंग थी, उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो कंटिन्यू रहेंगी, वो दूसरी अथॉरिटीज़ के पास ट्रांसफ़र हो जाएगी जो हमने ऊपर बात करी थी। और फिर आगे बताया गया है कि जो रिपील एक्ट है उसके चलते कोई कार्य किया गया था और अगर वो इनकंसिस्टेंट नहीं है इस एक्ट के, तो ऐसा माना जाएगा कि ये जो एक्ट है हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1973, इसके चलते जो करस्पॉन्डिंग सेक्शंस हैं उन्हीं के तहत वो काम किया गया था और वो वैलिड है। जब तक कि इस एक्ट के अंदर कोई कार्य नहीं किया गया हो उसके द्वारा वो सुपरसीड नहीं हो रहा। आपने कोई कार्य उस एक्ट में किया था और इस एक्ट के अंदर कोई कार्य कर रहे हो जो सुपरसीड कर रहा है पुराने कार्य को, तब तक पहले वाले किया गया जो कार्य है ना वो वैलिड माना जाएगा। ऐसा माना जाएगा वो इस एक्ट के तहत ही किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1973 आपको समझ आ गया होगा। इससे पहले मैंने पंजाब कोर्ट्स एक्ट भी बनाया था, आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो चैनल को ज़रूर शेयर करिए। मुझे सुझाव बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि मुझे अब नेक्स्ट कौन सा एक्ट लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।